ठीक है, तो आप बोल रहे हो क्वेश्चन नंबर 7 का। एक तो आपको लेट बहुत आते हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये बोला है कि फाइंड ऑल द एसिम्टोट्स। ऑल एसिम्टोट्स का मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, सॉरी, एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1। ये आपकी इक्वेशन है। आपको बोला है कि फाइंड ऑल एसिम्टोट्स। ठीक है, सिर्फ ओब्लिक एसिम्टोट निकालने की बात नहीं करें, ये नहीं भूलना जो आप बोल रहे हो वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल से आएगा, इसीलिए आपने निकाले नहीं हैं। जो पहले हम देखते हैं कि अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैसे निकालते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन में? हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर, हाईएस्ट डिग्री देखते हैं। तो पहले हम एक्स स्क्वायर की हाईएस्ट मतलब एक्स की हाईएस्ट डिग्री कौन सी है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट क्या है? 1 1। वाई वाई है ना, ये वाली टर्म है जिसमें एक्स स्क्वायर है, उसका कोफिशिएंट क्या है? वाई। और उसको हम क्या करते हैं? 0 से इक्वेट करते हैं। तो ये एक आपका आ गया। ये कैसा एसिम्टोट है? y इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट। ठीक है, फिर आप वर्टिकल एसिम्टोट देखो। वर्टिकल के लिए हम क्या करते हैं? हाईएस्ट वाई के कोफिशिएंट डिग्री वाई की, तो कौन सी वाली है? एक ये वाली और डिग्री 2 वाले, मतलब माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये जो कोफिशिएंट है वो है माइनस एक्स प्लस 1, हम इसे 0 से इक्वेट कर देंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 1। ठीक है, तो दिस इज योर वर्टिकल एसिम्टोट। तो जो आप बोल रहे हो आपका नहीं निकला, वो आपका सिंपली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से ही निकल आया, आपको इसमें कोई ओब्लिक एसिम्टोट की बात नहीं थी। फिर हम निकालेंगे ओब्लिक। हमेशा क्वेश्चन सही से पढ़ना कि क्या निकालने को बोला है। अगर सिर्फ ओब्लिक निकालने को बोला है तो जो हमने कल मेथड किया उससे करोगे। अगर ओब्लिक नहीं बोला तो मतलब बोले फाइंड ऑल एसिम्टोट्स, तो पहले हॉरिजॉन्टल वर्टिकली फिर ओब्लिक पे आना। तो ओब्लिक कैसे निकलेगा? हाईएस्ट डिग्री टर्म्स देखेंगे हम कौन सी है। हाईएस्ट डिग्री कौन सी है इसमें? n की वैल्यू 3 n की वैल्यू 3 है एंड दिस टर्म्स आर एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, यही टर्म्स है। तो हम क्या करते हैं, इस टर्म में x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू m रख देते हैं। तो हमारा 5/3m क्या आएगा? मैं फिर से यहीं पे इक्वेशन लिख रही हूँ, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इज 0। तो 5/3m क्या होगा? इन दोनों टर्म्स में डिग्री 3 वाले टर्म्स है हमारे, उसमें x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू m रखना है। बताओ क्या आएगा? m माइनस m स्क्वायर, m माइनस m स्क्वायर। तो जब हम इसे 0, चलो पहले 5/2m देखते हैं। 5/2m क्या होगा? डिग्री 2 कौन से है ये? m प्लस m स्क्वायर, m प्लस m स्क्वायर। 5/3 कौन सा होगा? 5/3m सिर्फ ये वाली टर्म। तो सॉरी 5/1m मतलब डिग्री 1 वाली विच इज m। ओके, तो आइडिया क्या है? पहला स्टेप है 5/3m को हम 0 से इक्वेट करेंगे। तो जब हम इसे 0 से इक्वेट करेंगे, ये मेरा m माइनस m स्क्वायर। तो जब मैं m माइनस m स्क्वायर को 0 से इक्वेट करूंगी तो m की वैल्यू क्या आएगी? 0 और प्लस माइनस 1, प्लस माइनस नहीं आएगा, सिर्फ 1 आएगा, -1 थोड़ी आएगा। ठीक है, m इंटू 1 माइनस m इज 0। तो m की वैल्यू 0 हो गई और m की वैल्यू 1 हो गई। तो m की दो वैल्यूज निकल आई। अब हम दे आर डिस्टिंक्ट रूट्स, इसमें कोई रेपिटेशन है ही नहीं। जब डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं हो तब तो बड़ा ही सिंपल है, क्या करना है? c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है सीधा सीधा। क्या फॉर्मूला है c की वैल्यू कैलकुलेट करने का अगर डिस्टिंक्ट रूट है तो? 5 माइनस 5m माइनस 1m अपॉन 5-n m। ठीक है, यही फॉर्मूला है। अब मतलब n की वैल्यू हमारी 3 है, हाईएस्ट डिग्री हमने 3 लिया था, तो दिस इज -5/2m अपॉन 5/3
डैश एम। तो फाई टू एम क्या आया है हमारा? अब माइनस m माइनस m स्क्वायर। ओके, रेदर देन दैट पहले मैं m की वैल्यू 0 पुट कर रही हूँ, तो c की वैल्यू माइनस फाई टू 0 अपॉन फाई थ्री डैश 0। तो पहले तो आप ये भी करो कि फाई थ्री डैश निकाल लो। फाई थ्री डैश m क्या है? 1 माइनस 2m, यहां से निकला। तो फाई टू 0 क्या हो जाएगा? 1 फाई टू 0 0 पुट करो इसमें, 0 0 अपॉन जो भी आए, हमें क्या करना है बस, वो 0 नहीं होना चाहिए, वो 0 होगा भी नहीं। तो ये आ गया 0। तो c की वैल्यू क्या है? 0। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या बना? y इक्वल टू 0x प्लस 0 विच इज 0। तो हमें ऑलरेडी y इक्वल टू 0 अगर आप रियलाइज करो हमें ऑलरेडी मिल चुका है, तो हमें दिस इज ओनली अ रेपिटेशन। ठीक है, फिर हम जब आएंगे m इक्वल टू 1 पे, तो c की वैल्यू क्या है? माइनस फाइव टू 1 अपॉन फाइव थ्री डैश 1। तो फाइव टू माइनस फाइव टू 1 मतलब m की 1 प्लस 1, दिस इज 2 माइनस 2 अपॉन फाइव थ्री डैश 1 क्या होगा? 1 माइनस 2 विच इज -1 तो अपॉन माइनस 1। तो आपके c की वैल्यू आ गई 2। तो y क्या बना? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वे जहाँ पे आपका m है 1 और c है 2, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो आपके दिस इज योर ओब्लिक एसिम्प्टोट। तो आपके टोटल कौन कौन से एसिम्प्टोट बने हैं? y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 भी बना है, और x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो जो आप बोल रहे हो आपने ये नहीं निकला इसलिए क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्प्टोट्स नहीं देखे। ये तो आपको ओब्लिक से भी आ गया तो आपको फर्क नहीं पड़ा, बट जब ऑल एसिम्प्टोट्स बोला हो तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही निकालने हैं। एक मिनट, ओके। तो आपके ये 3 एसिम्प्टोट, डाउट कोई? जिस भी बच्चे ने 2-3 क्वेश्चन भी ट्राई किए होंगे उसको कि क्या है एसिम्प्टोट्स में, नहीं करा होगा तो आपको मुश्किल ही लगेगा, क्योंकि प्रोसीजर लेंदी है। इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज जस्ट लेंदी, बट अगर आप पढ़ोगे नहीं तो फिर मुश्किल तो लगेगा ही। ठीक है, तो हमने कल क्या किया, हमने वो वाले क्वेश्चंस करे थे जिसमें एक तो हमने क्या किया, जब मेरी m की वैल्यू निकल के आई, एक तो सारे डिस्टिंक्ट आ गए जैसे आज वाले की है। एक हमने कल कैसे किए, जब रिपीटेड रूट्स आए लेकिन उसकी मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम हमने 2 पे देखी। फॉर एग्जांपल अगर कल आई डोंट रिमेम्बर हमने कौन सा क्वेश्चन किया, लेकिन सपोज 1 1 3 आया m की वैल्यू, तो मेरी मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे 1 की क्या है? 2 है। जब मल्टीप्लिसिटी m की 2 होती है तो क्या होता है, पहले तो 5, अगर मेरा फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू 0, तो सपोज करो एट x इक्वल टू 1 ये इसका रूट है, तो क्या होगा? f ऑफ 1 0 हो जाएगा। सपोज करो इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है, x इक्वल टू 1 पे मल्टीप्लिसिटी क्या है? 2, तो एडिशनली क्या होगा? और क्या बताया था कल? c स्क्वायर 2 पाई क्या क्या 1 प्लस नहीं, वो ठीक है, मैं f से बात कर रही हूँ, मैं एसिम्प्टोट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इन जनरल बोल रही हूँ। अगर मेरा फंक्शन है f, कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर उसका रूट जो है पॉलिनोमियल कोई भी फंक्शन है, उसका एट x इक्वल टू से 1 मल्टीप्लिसिटी 2 आती है, मतलब उसका रूट कैसा है? 1 1 है, 1,1 दो रूट्स हैं से, मतलब x इक्वल टू 1 विद मल्टीप्लिसिटी 2। तो क्या होगा? एक तो f ऑफ 1 0 होगा क्योंकि ये इसका रूट है, और क्या होगा? f-1 भी 0 होगा। f-1 भी 0 होगा। जब हम m मल्टीप्लिसिटी 2 आती है तो 1 f-1। सपोज करो मेरा कोई फंक्शन है, उसको जब मैं 0 कर रही हूँ और उसकी मल्टीप्लिसिटी में 1 1 1 आता है, मतलब जरूरी नहीं है रूट 1 आए, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल जहाँ पे मल्टीप्लिसिटी 1 की कितनी है? 3 है। तो क्या होगा? f ऑफ 1 तो 0 है ही क्योंकि इसका रूट है, f-1 भी 0 होगा, और f'1 भी 0 होगा, बस उसके आगे नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि मतलब जितने रूट्स आए हैं उतनी पावर -1, मतलब इफ m इज अ रूट ऑफ 5x, ठीक है, तो क्या हो रहा है? 5 ऑफ m 0 तो हो रहा है। साथ में मैं बोल दूं मल्टीप्लिसिटी के
है, मतलब वो k टाइम्स आ रहा है, तो 5 डैश m भी 0 होगा, 5 डबल डैश m भी 0 होगा। कहाँ तक होगा? 5 को जब मैं k माइनस 1 तब तक। ठीक है, ये लॉजिक समझ आया? क्यों होता है कि आपने एग्जाम्पल से तो कल मैंने बताया था, एक जनरल इसका रीजन ये है कि अगर इसका रूट सपोज कोई पॉलिनोमियल है या कोई फंक्शन है, उसका रूट a है, या फिर सपोज अभी 1 ही मान लेते हैं, तो f ऑफ x कैसा भी हो, मैं उसको x माइनस 1 इंटू सम पॉलिनोमियल लिख सकती हूँ, से फाई ऑफ x लिख सकते हैं, क्योंकि f ऑफ 1 0 है, मतलब x माइनस 1 उसका फैक्टर होगा। यही मतलब होता है रूट होने का, यही होता है। यस मैम। इतना तो पढ़ा है। जब हम 1 की मल्टीप्लिसिटी 2 हो जाए तो क्या होगा? f ऑफ x इक्वल टू मैं x माइनस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा, 5 सम 5 1x, अगर मल्टीप्लिसिटी 2 है 1 की। ठीक है, मतलब x माइनस 1 2 बार फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब ये है। तो अगर आप नोटिस करो इस केस में जब यही चीज हो रही है, इस चीज में आप जब f डैश 1 निकालोगे तो वो 0 ही आएगा, क्योंकि वहीं x माइनस 1 फैक्टर रह जाएगा उसमें पूरे में। तो इसका ये रीजन है, मैं टेक्निकल रीजन ही यही है, बट हम पूरा डिराइव नहीं कर रहे हैं। आई जस्ट वांट यू टू नो कि ये आपको पता होना चाहिए, और रियलाइज करो कि ये कैसे होगा। ये इस फैक्टर से आ रहा है कि जो भी उसकी मल्टीप्लिसिटी होगी वो फैक्टर इधर आ जाता है। तो जब आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे वो फैक्टर रहेगा, बस एक बार रहेगा। x माइनस 1 की होल स्क्वायर की जगह जब मैं डिफरेंशिएट करूंगी तो वो x माइनस 1 वाला फैक्टर पक्का रहेगा उसमें। ओके, इसके बाद अगर अब हमने कल ये वाला तो कर दिया कि मल्टीप्लिसिटी 2 टाइम्स हो, सपोज t3 किसी रूट की मल्टीप्लिसिटी 3 है, तो हम कैसे करेंगे? तब हमारा वो वाला क्राइटेरिया नहीं लगेगा। कल हमने जो मेथड किया था, क्या किया था कि अगर आपके पास बुक है और साथ में जब मैं बता रही हूँ कि हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुट कर देते हैं हाईएस्ट डिग्री टर्म में टू ऑब्टेन फाई एन एम। तो हम फाई एन एम ऐसे ऑब्टेन करते हैं। सिमिलरली हम फाई एन माइनस 1 एम एंड सो ऑन ऑब्टेन करते हैं, यही पुट करके। तो इतना तो हमने अभी भी किया है। फिर हम फाई एन एम को 0 पुट करते हैं और m की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब m निकाल लेते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं जो भी रूट्स m के जिनकी मल्टीप्लिसिटी 1 है, मतलब नॉन रिपीटेड रूट है, उनमें क्या होगा, रूट है तो मतलब फाई एन एम 0 है। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जिसकी भी मल्टीप्लिसिटी मतलब नॉन रिपीटेड रूट में हम c की वैल्यू क्या ले लेते हैं, माइनस फाई एन माइनस 1 एम अपॉन फाई एन डैश एम। अगर मेरा रूट रिपीटेड है, मतलब अगर रिपीट ऑफ मल्टीप्लिसिटी 2 है, सपोज करो रिपीटेड रूट है, तो फाई एन डैश एम भी 0 होगा। उसके साथ ये बोलते हैं सपोज फाई एन डैश एम 0 है, बट मेरा फाई एन माइनस 1 एम जो है वो नॉन जीरो है। सपोज ऐसा हो जाता है तो ये कहते हैं कि इस एम के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई एसिम्प्टोट नहीं होगा। ठीक है, फिर बोलते हैं कि सपोज ऐसा नहीं है, सपोज ऐसा है कि फाई एन डैश एम 0 है एंड फाई एन माइनस 1 एम भी 0 है। देखो फाई एन डैश एम 0 होने का मतलब क्या है कि उसकी मल्टीप्लिसिटी 1 से ज्यादा है, रिपीटेड रूट है, तभी ऐसा होगा। और साथ में ये भी हो रहा है कि उस m पे फाई एन माइनस 1 एम भी 0 हो रहा है। इन दिस केस हमारा c कैसे निकलेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करके। ये कब होगा, जब मेरी मल्टीप्लिसिटी 2 है, उस केस में। कैसे निकालते हैं, सी क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल फाई एन ट्रिपल डैश एम सी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल फाई एन माइनस 1 डबल डैश एम प्लस सी टाइम्स फाई एन माइनस 1 डैश एम प्लस फाई एन माइनस 3 एम में 0। मतलब जब आपकी डिग्री पॉलिनोमियल मल्टीप्लिसिटी 3 हो तो हम ये यूज करते हैं। तो अब एग्जाम्पल से करेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा। तो आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है, एक मिनट। मैम जो आपने c 5 डैश n माइनस 1 m लिखा है उसकी जगह 5 डैश n माइनस 2 होगा ना?
पे? मैम ये लास्ट 5 सेकेंड लास्ट। ये c² के बाद। ये 2 होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो एक मिनट देखते हैं, रुको। यस मैम। हाँ, ये 2 होगा। एग्जाम्पल नंबर हम करते हैं। कौन सा एग्जाम्पल है? हाँ, ये 2 होगा। मैंने ये बुक में भी थोड़ी गड़बड़ है, यहाँ पे 2 होगा। ओके, तो करते हैं तो ज़्यादा पता चलेगा। एग्जाम्पल नंबर हम देख रहे हैं 4। तो ये कह रहा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस 2 माइनस x माइनस 9y प्लस 2 इज 0। तो मेरा ये कर्व है। और हम चलो इसको सॉल्व करो, पहले इसको अलजेब्रिक फॉर्म में लेके आओ। अलजेब्रिक तो है ही, बट इसको पूरा ओपन करके बताओ मुझे फाइनल क्या होएगा। बिना बुक में देखे अपने आप से ट्राई करो। ओके, मैं एक चीज़ आपको नोटिस में लाना चाहती हूँ। ये चीज़ थोड़ी बुक में गड़बड़ दी हुई है। ये नहीं है इसका क्राइटेरिया, आप बुक पे नहीं जाना। इनका बस क्राइटेरिया ये है, फाई एन डबल डैश एम 0 है, फाई एन डैश एम भी 0 होगा और फाई एन एम भी 0 होगा। मतलब एम अगर रूट है तो ये तीनों क्राइटेरिया होल्ड करते हैं। ओके, अगर एम ट्रिपल वाइट मतलब इधर क्या है, मल्टीप्लिसिटी 3 है, तो ये चीज होल्ड होगी। ओके, मतलब आपको बस ये याद रखना है, जब भी रूट की मल्टीप्लिसिटी 3 आ जाए तो हमने ये वाला अप्लाई करना है। यहाँ से हम सी कैलकुलेट करेंगे। ये क्राइटेरिया में मतलब मेरे हिसाब से देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये क्राइटेरिया होल्ड जरूरी नहीं है करेगा, बट ये करेगा। अगर मल्टीप्लिसिटी 3 है तो क्या होगा, उस पॉइंट पे फाई एन एम 0 होगा, उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तब भी 0 होगा, 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तब भी 0 होगा उस रूट पे, अगर मल्टीप्लिसिटी 3 है। तो ये क्राइटेरिया अप्लाई कर रहे हैं हम, और ये इसका मतलब यही है कि मल्टीप्लिसिटी 3 है। यू डोंट इवन हैव टू चेक अगर आपकी मल्टीप्लिसिटी 3 आ जाती है तो। ठीक है, तो भी ये निकला। यस मैम। बोलो क्या आया। यस बोले मैम। हाँ जी बोलो। x³ हम्म प्लस 3x² y हम्म प्लस 3xy² हम्म प्लस y³ हम्म प्लस 2x² हम्म प्लस 2y² हम्म प्लस 4xy माइनस x माइनस 9y प्लस 2 = 0। ठीक है, सबका यही आया है। बस कुछ नहीं करना, इसका ब्रैकेट स्क्वायर करके ब्रैकेट ओपन करना है। तो अब हम ये देखेंगे, पहले तो हम ये देखेंगे इसकी वर्टिकल
एंड हॉरिजॉन्टल। मैम ये नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, क्या आ रहा है फिर आपका? मैम 2x² + 2y² कैसे आएगा? आएगा, यही आ रहा है। यही आएगा। नहीं आएगा, ये जो कांस्टेंट 2 है जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इधर से तो 2x² 2y² आएगा। चेक करो। अच्छा मैंने z ले लिया। हाँ नहीं 2 है, ठीक है। ये भी याद रखना, जब हम अलजेब्राइक कर्व की बात कर रहे हैं तब हम एक्स वाई की बात कर रहे हैं, जेड नहीं आएगा कहीं, वो मेरी हैंड राइटिंग से नहीं वो करना। तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या करें, हाईएस्ट डिग्री कौन सा है, एक्स की हाईएस्ट डिग्री कौन सी है? 3। कौन सा टर्म है? x³ एक्स क्यूब। इसका कोफिशिएंट 1 1, तो 1 तो 0 के बराबर नहीं होता। फिर y की हाईएस्ट डिग्री देखते हैं, कौन सी है? y³ y क्यूब 3 डिग्री है विद, और कोफिशिएंट क्या है? 1, मतलब 1 वाला तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब क्या पता चला हमें कि ना इसके हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है ना वर्टिकल है। ओके, फिर हम आते हैं इस पे ओब्लिक पे। ओब्लिक के लिए हम हाईएस्ट डिग्री, पहले तो हम 5 3 m सब कुछ आइडेंटिफाई करेंगे। तो n की वैल्यू क्या आएगी, मतलब हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 3 होगी। तो हम 5 3 m बताओ कौन से टर्म्स हैं? ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। 1 + 3m प्लस 3m² प्लस n³ प्लस n क्यूब। तो 5 3 m को जब आप 0 पुट करोगे तो m की अच्छा चलो 0 बाद में पुट करेंगे, पहले हम सारे आइडेंटिफाई करते हैं। फिर 5 2 m क्या आएगा? 2 + 2m² + 4m प्लस 2m² प्लस 4m। क्यों? क्योंकि हमने x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 डिग्री वाले टर्म्स में निकाले, मतलब इन तीनों पे। फिर 5 1m निकालेंगे, 5 1m बताओ। -1 -9m -1 -9m। बस अब हम क्या करेंगे, 5 3 m को 0 पुट करेंगे, मतलब m³ + 3m² + 3m + 1 को 0 पुट करके रूट्स निकालेंगे। तो m की वैल्यू क्या होगी इसमें? एक रूट तो आपको हिट एंड ट्रायल से मैम मैम ऊपर हमने y जो मैम डिग्री 3 वाले थे उसमें x y² क्यों लिया था, मतलब देखो एक्स वाई स्क्वायर का क्या मतलब है, x⁻1 y²। तो टोटल डिग्री देखते हैं हम, तो क्या है 1 + 2 विच इज 3। 3। ठीक है, x² y देखे तो 2 + 1, तो ऐसे डिग्री मतलब सम करके डिग्री देख रहे हैं हम। ओके मैम। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी, एक वैल्यू -1 -1, क्यों? +1³ + 3 × -1² + 3 × -1 + 1, ये 0 आएगा। तो एक निकल गया। फिर नेक्स्ट क्या, लॉन्ग डिवीजन से निकालो, तो m + 1 निकालो, क्या आएगा? m² + 2m + 1 क्या आ रहा है? m² + 2m + 1 तो फिर इसका रूट भी निकालो। तो मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, आई एक्सपेक्ट कि आपको आता होगा। लॉन्ग डिवीजन से रिमाइंडर तो 0 आएगा क्योंकि टोटली डिवाइड कर रहा है, कुछ कुछ करके हमारे पास ये आएगा क्वेश्चन। ओके, तो m² + 2m + 1 को जब आप करोगे तो क्या आएगा m की वैल्यू? m + 1 + 1 का होल स्क्वायर है 0, यही तो होता है। तो मतलब m की वैल्यू -1, -1। तो मेरे को 3 बार मिली है 1 -1 -1 -1। तो टोटल जब मैंने 5 3 m को 0 पुट किया तो m की वैल्यू -1 है विद मल्टीप्लिसिटी 3। ओके, अब जब मल्टीप्लिसिटी 3 है, अभी तक हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया, बस मैंने आपको मेथड बताया है कैसे होगा। तो जब 3 मल्टीप्लिसिटी की बात हो जाए तो हम c की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है, तो मतलब c³ / 3 फैक्टोरियल, जो फॉर्मूला यहाँ है बुक में थोड़ी सी
गड़बड़ है, आई डोंट नो आपके एडिशन में है या नहीं, तो उसे ठीक कर लेना। 5 3 डबल डैश m, ठीक है, मैं वही फॉर्मूला लिख रही हूँ, प्लस सी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल 5 2 डबल डैश m प्लस सी टाइम्स 5 1 डैश m प्लस 5 नॉट m इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बस क्या करना है आपको, वैल्यूज 5 डबल डैश ट्रिपल डैश को कैलकुलेट करना है। तो ये आपके पास है, कहाँ गया 5m, ये रहे 5 3 5 2 5 1 है। यहाँ से आप क्या निकालोगे, 5 3 ट्रिपल डैश m कैलकुलेट करो, 5 2 डबल डैश m कैलकुलेट करो और 5 1 डैश m कैलकुलेट करो और मेरे को बताओ क्या आए हैं। मैम एक बार फॉर्मूला दिखाना। फॉर्मूला ये है, फाइव जीरो एम क्या है, 50m इज योर कांस्टेंट टर्म, हमने 50m नहीं लिया, इसमें 50m की भी बात करते हैं ये, तो ये 50m मतलब आपकी जो कांस्टेंट टर्म है वो ये वाली, ठीक है। तो 50m भी साथ साथ में आप लिखना शुरू करेंगे, 50m इज 2, तो निकालो मैम 5 ट्रिपल डैश m आ रहा है हमारा क्या आ रहा है, 6। नहीं एम में नहीं बता, मतलब -1 पुट करके नहीं, अच्छा जनरली 1, हाँ ठीक है, 5 2 डबल डैश फोर 4 5 1 डैश क्या आएगा, -9 -9 और 5 0 तो हमें पता ही है 2 है, बस अब हमें वैल्यू पुट करनी है। तो ये आई सी क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 6 प्लस सी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 प्लस सी टाइम्स -9 प्लस 2 इज 0। बस अब सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, अगेन इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन, तो सी क्यूब प्लस 2c स्क्वायर -9c प्लस 2 इज 0। तो अब इधर से हिट एंड ट्रायल से एक रूट निकालो, कौन सा होगा सी की वैल्यू का, क्या आया, एक रूट कौन सा आया, मैम -2 नहीं नहीं 2 2 2 मैम 2 आएगा। 2 आएगा, देख लेते हैं, 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर -9 इंटू 2 प्लस 2, 0 हो रहा है ये। आइडिया बस ये है, हिट एंड ट्रायल का मतलब ये 1 -1 2 -2 3 -3 मैक्सिमम इधर तक जनरली आ जाना चाहिए, अगर नहीं आता है तो मतलब एक डिफिकल्ट इक्वेशन टू सॉल्व, बट आपको ऐसे क्वेश्चन जान के ऐसे नहीं देंगे कि जो आपके लिए मुश्किल हो। तो c की वैल्यू 2 आ गई, तो अब क्या करोगे, इसको लॉन्ग डिविजन से सॉल्व कर दो, c -2 c क्यूब प्लस 2c स्क्वायर -9c प्लस 2 निकालो, लॉन्ग डिविजन
सी स्क्वायर प्लस 4c माइनस 1। यही आया है सबका? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये आएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो सी की वैल्यू कैलकुलेट करो। मैम -2 प्लस माइनस √5। और को आया ये कैसे निकाला है? नॉर्मली ऐसे नहीं निकलेगा। आपको सी की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस -b होता है। सॉरी, यहाँ प्लस माइनस ही है, सॉरी, अपॉन 2a। 2a। तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस प्लस 4 अपॉन 2। तो ये आपका आ गया 4 प्लस माइनस 16 प्लस 4 20 अंडर रूट 2। अब आप 20 को 4 टाइम्स 5 लिख सकते हो, मतलब अंडर रूट 2 को क्या लिख सकते हो? √5 टाइम्स 5। अंडर रूट 4 क्या है? 2√5। तो 4 प्लस माइनस 2√5 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस √5। तो आपकी सी की दो वैल्यूज आ गए, 2 प्लस √5। मैम हाँ जी, फॉर्मूले में b के आगे माइनस आएगा ना? क्या क्या क्या? हाँ, माइनस मैम -b होता है। माइनस बी Yes, प्लस ma'am. माइनस, सॉरी, माइनस बी प्लस माइनस। तो यहाँ सारी जगह माइनस आएगा, -2 ठीक है। माइनस बी प्लस माइनस होता है। तो आपकी दो वैल्यूज आ गई सी की, वो ये है। तो हमारी टोटल सी की 3 वैल्यूज आई हैं विच आर 2 -2 प्लस माइनस √5। तो ये आपके 3 रूट्स हैं। अब करना क्या है? बस y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अप्लाई करना है। m तो हमारा क्या है? -1 और c की 3 वैल्यू है, तो तुम्हारे 3 एसिम्टोट्स आए। तो y इक्वल टू -x प्लस 2, y इक्वल टू -2 -x प्लस 2 प्लस √5, सॉरी -2 प्लस √5 एंड y इक्वल टू -x माइनस ऑफ -2 प्लस माइनस √5। ठीक है, तो दीज आर योर 3 ओब्लिक एसिम्टोट्स। जनरली अगर मेरी कर्व की डिग्री अगर n है, आप रियलाइज करोगे कि उसके जो एसिम्टोट्स बनेंगे, इस केस में क्या है? n3 था, मेरे को 3 एसिम्टोट मिल गए। इट इज नॉट नेसेसरी, बट क्या नेसेसरी है कि इसके जो एसिम्टोट्स होंगे वो लेस देन इक्वल टू n होंगे। फॉर एग्जाम्पल, कल हमने एक क्वेश्चन किया था, मेरे को क्वेश्चन नंबर तो याद नहीं, मे बी क्वेश्चन नंबर 16 था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 था, जिसमें ए पार्ट जो हमने कल करा था उसमें n की वैल्यू 4 आई थी, मतलब हाईएस्ट डिग्री टर्म्स हमारे 4 आए थे, लेकिन मेरे को 2 ही एसिम्टोट्स मिले थे। क्यों? क्योंकि एक और जो वैल्यूज m की आ रही थी वो कॉम्प्लेक्स आ गई थी। तो क्योंकि कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आ गई थी तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग तो हम कोई एसिम्टोट नहीं निकाल सकते। अगर सारी रियल आ जाती है तो उनके अकॉर्डिंग निकल आएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें हुआ है। तो अगर कर्व की डिग्री n है तो एसिम्टोट्स हमारे मैक्सिमम से मैक्सिमम n होंगे। ओके, अब ये तो हो गया है फिनिश। मैं आपको y इक्वल टू log x का बताना चाहती हूँ। किया है किसी ने? इसका ग्राफ बनाया है किसी ने? ट्राई किया है? एसिम्टोट निकाले हैं? क्या होता है? लिमिट एज x गोज टू इंफिनिटी log x। x कहाँ कहाँ डिफाइन होता है?
पूछ रही थी कि log x का जो एसिम्प्टोट किसी ने ट्राई किया है निकालना, ग्राफ निकालना किसी ने ट्राई किया है? मैंने किया था मैम। आया तो कुछ? मैम ये होगा तो वर्टिकल ग्राफ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो, क्योंकि x से वो दूर चला जाएगा जितनी x की वैल्यू बढ़ेगी। जितनी बढ़ेगी x से मतलब जब x गोज टू इन्फिनिटी है तो log x क्या होता है, आपने क्या रियलाइज किया है? दूर जाते जा रहे हैं। अच्छा, और x नेगेटिव पे log x का कोई मीनिंग है? नो मैम। नहीं है। तो log x चाहे कोई भी बेस का हो, log बेस 10 भी होता है, ln भी लिखते हैं विच इज log बेस e, एज ए log का तो कोई भी आप बेस लेके चल सकते हो, बट ओवरऑल ग्राफ अगर हम देखें सिंपली इसे log बेस e का ही कुछ भी ले लो, ये क्या होता है log बेस, अगर हम सपोज 10 की बात करते हैं, log 1 क्या होता है? 0 log 10 क्या होगा? 1 1 होगा, इतना सबको पता है। log को अगर मैं x लूं where x इज नेगेटिव तो क्या डिफाइंड होगा log? नो मैम। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो यहाँ से भी आप सोच सकते हो, इतना कुछ रटने की बात नहीं है। अगर y log of x, अगर मैं log ln की वही बात कर लूं, log बेस 10 की नहीं करूं, तो x क्या बनता है? e टू द पावर y बनता है। तो अगर मेरा e टू द पावर y तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, सही बात है। एक्सपोनेंशियल तो हमेशा पॉजिटिव है, ये हम देख चुके हैं। तो x की वैल्यू हमेशा, इनफैक्ट वो जीरो भी नहीं होगी। तो यह log x जब भी मैं डिफाइन करती हूँ, x हमेशा पॉजिटिव के लिए डिफाइन करते हैं, हम नेगेटिव के लिए नहीं डिफाइन करते हैं। हाँ। तो log बेस, तो हम log की जब बात करेंगे x पॉजिटिव होगा। फिर y इक्वल टू log x का अगर हम ग्राफ बनाए तो मतलब 1 पे क्या वैल्यू देता है ये? 0। तो x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू है, सर नहीं है। तो एट x इक्वल टू 1 आपकी y की वैल्यू 0 है, ठीक बात है। तो ये वाले पॉइंट पे ही टच करेगा। एज x बढ़ता है तो क्या होगा? हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे ओके, तो अगर आप लॉग देखें इसमें, तो ये ln वाला जो लॉग होता है ये बेस e का होता है। देखो इसमें दो लॉग, अगर आप कैलकुलेटर अपना देखो आपके हाथ पास भी कोई साइंटिफिक अगर कैलकुलेटर है तो ये ln का मतलब है लॉग बेस e, ये लॉग का मतलब है लॉग बेस 10, ये वाला, ठीक है। तो मैं सिर्फ ln का अभी ग्राफ बनाते हैं। ln मतलब बेस क्या है? e, एक्सपोनेंशियल वाला e। तो ln 1 जब हम कैलकुलेट करते हैं, ये हमें पता है कि ये 0 आ जाता है, तो हमने ये पॉइंट को बना लिया। फिर हम लॉग को देखते हैं ln से 2 पे देखते हैं, तो क्या आया है? 0.6931। तो मतलब एज x इज इक्वल टू 2, y क्या है? 0.69। तो मतलब 2 पे 2,0 पॉइंट ये है, यहाँ पे अगर मैं 0.69 बना दूं कहीं तो ये वाला पॉइंट, ठीक बात है। कोई डाउट? मैं x की वैल्यू 3 रखूं तो y की वैल्यू क्या आती है, कैलकुलेट करते हैं। वैसे तो यहाँ लॉग टेबल से आपको एग्जाम में अगर आता है लॉग कैलकुलेट करना तो आपको लॉग टेबल दी जाएगी, वैसे आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, बट अदरवाइज हम बस देखना चाह रहे हैं। लॉग ln 3 क्या है? 1.09। तो मतलब एट 3,0 मेरे को 1 पॉइंट क्या है 09 समथिंग आया, मतलब मैं अप्रोक्सीमेट ले रही हूँ 1.09। तो मतलब यहाँ पे फिर आ जाओ 4,0 4 पे। तो जब x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू कितनी है? ln 4, दिस इज 1.38। तो मतलब कहीं हम ऊपर चले गए, y की वैल्यू है 1.38 एंड सो ऑन। अब मैं सारे तो ऑब्वियसली नहीं निकालूंगी, सपोज मैं 100 पे देखती हूँ तो क्या होता है? x इक्वल टू 100 पे ln 100, ln 2
हमारा आ गया 4.605, मतलब कहीं मैं 100 पे हूँ और ये 4 वैल्यू ले रहा है। मतलब जैसे ही मेरा x बढ़ता जा रहा है, एज x गोज टू इंफिनिटी, मेरा y भी बढ़ता ही जा रहा है, कहीं कम तो नहीं हो रहा। log इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक बात है? कोई डाउट? नो मैम। तो मतलब ये कहीं यहाँ पे ऐसे ऐसे टच करेगा। अभी तो मैं बहुत रफ सा ग्राफ बना रही हूँ। फिर हम आते हैं, अब हमें पता है x ग्रेटर देन 0 ही होगा। ठीक है, ये 0 को टच, x इक्वल टू 0 पे इसकी कोई वैल्यू नहीं है नेगेटिव, तो मतलब यहाँ पे तो हमें कुछ बनाना नहीं है। अब हमने यहाँ पे देखना है क्या होता है इस पार्ट पे। तो x की वैल्यू 0.5 रख के देखते हैं। तो अगर हम ln 0.5 देखें तो हमारी वैल्यू आ गई -0.693, मतलब नेगेटिव पे चला गया। नेगेटिव पे जाने का मतलब क्या है, -0.69 यहाँ पे, मतलब कहीं पे 0.5, 0 ये पॉइंट है और यहाँ पे इसने टच कर दिया। अब 0.25 पे देखते हैं। तो x की वैल्यू जब 0.25 है तो ln 0.25 है ये -1 पर, मतलब और नेगेटिव आ गया। जैसे ही मैंने x की वैल्यू छोटी ली, मेरा y भी छोटा होता गया, -1 पॉइंट क्या आया था 38, 1.38। तो मतलब यहाँ पे अब आप x की वैल्यू और छोटी लेते जाओ, से 0.125 पे देखते हैं। 0.125 पे क्या होगा, ln 0.125 दिस इज इक्वल टू -2.07। मतलब मैं और भी यहाँ पे कहीं आ गई। तो ये क्या कर रहा है, ऐसे कर रहा है। और क्या मेरी y की वैल्यू 0 होएगी कभी? नो मैम। नो मैम। ऐसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते जाओ, यू कैन चेक, आप कितनी भी log की वैल्यू छोटी ले लो, 0.00001 -11 आ रही है। ठीक है, अगर मैं log की वैल्यू 0.0000 कितने भी 1 लेते जाओ, ये 0 नहीं देगी, ये छोटा करते जाएगा मेरे x को, y को, लेकिन log x को, लेकिन ये 0 नहीं देगा। मतलब कहीं पे मैंने ये गलत बनाया, ये जो ग्राफ है ये x के पास आता जा, y एक्सिस के पास आता जा रहा है, लेकिन ये टच नहीं करेगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, क्या है इसका एसिम्प्टोट? कौन? वर्टिकल एसिम्प्टोट है। मतलब कौन सी लाइन है ये, जहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है 0, माई y एक्सिस इज माई वर्टिकल एसिम्प्टोट। क्या इसका कोई हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है? हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब है, ऐसे तरीके में कहीं पे ऐसा हो रहा है कि ये लाइन पास पास आ रही है, कहीं पे ऐसा होगा कि ये एक लाइन के पास आता जा रहा है लेकिन उसे टच नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत पास पास आता जा रहा है। नो मैम। क्योंकि जब x इंफिनिटी पे जा रहा है, y भी तो इंफिनिटी पे जा रहा है, जब मतलब जब ये बढ़ रहा है तब ये भी बढ़ रहा है, ये ऊपर जाता ही जा रहा है। तो मैं कहाँ पे एक लाइन बनाऊं कि भाई वो उसे टच नहीं करे लेकिन वो पास आती जाए, ऐसे नहीं मिलेगा। तो log x की जो प्रॉपर्टी है, एसिम्प्टोट को तो चलो बात की बात है, अगर y इक्वल टू ln x की हम बात करें या log x बेस 10 की भी हम बात करें, कोई भी लिमिट एज x गोज टू इंफिनिटी, log x क्या होता है, लिमिट इंफिनिटी पे जाएगी, मतलब एज x गोज टू इंफिनिटी में y गोज टू इंफिनिटी, राइट। और लिमिट जब x गोइंग टू 0 होता है, अब देखो 0 जो है नेगेटिव साइड से नहीं आ सकता, ओके मैं इस साइड से इधर अप्रोच नहीं कर सकती क्योंकि मेरा log x नहीं है डिफाइन। लेकिन जब x 0 प्लस पे जा रहा है, मतलब यहां से मैं पास आती जा रही हूँ ऐसे ऐसे ऐसे, तो मेरे को क्या मिल रहा है, एज x गोइंग टू 0 log x goes to where, कहाँ जा रहा है, y कहाँ जा रहा है, ये कहाँ, y की वैल्यू छोटी होती जा रही है। कौन सी वैल्यू, क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे, -इन्फिनिटी। -इन्फिनिटी, मतलब जब मेरी x की वैल्यू छोटी होती जा रही है, y -इन्फिनिटी पे जाता जा रहा है, मतलब और छोटा होता जा रहा है, नेगेटिव साइड से छोटा छोटा होता जा रहा है, मतलब -इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो
एज एक्स गोज टू 0 प्लस, या फिर कभी कभी हम एज एक्स गोज टू 0 भी लिखते हैं। बस हमें ये पता होना चाहिए कि हम 0 को पॉजिटिव साइड से ही अप्रोच कर रहे हैं, नेगेटिव से इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ये माइनस इन्फिनिटी होता है। और लिमिट एज लॉग एक्स एज एक्स गोज टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी होता है। दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ये फॉर एवर याद रखना है। मतलब एक e टू द पावर x की ये प्रॉपर्टी और log x की ये जनरली यूज हो जाती है, और बच्चों को मतलब समहाउ यहाँ पे बच्चों को नहीं पता होता है, बट दिस यू शुड नो कि ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी, सिर्फ एसिम्प्टोट की बात नहीं है, एसिम्प्टोट तो दिस इज जस्ट वन एप्लीकेशन है, काफी जगह आगे ये डायरेक्टली अप्लाई होगा। तो e टू द पावर x का ग्राफ और log x का ग्राफ, मैं ये नहीं बोल रही आपको रटना है, अगर आपको ग्राफ समझ आ जाता है इट इज इनफ टू, आपको कोई रटने की बात ही नहीं है, ग्राफ से आप देख के बता सकते हो। आपको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए और इनकी प्रॉपर्टीज समझ आनी चाहिए, दैट्स इट। तो अगर हम वैसे बाय डेफिनेशन जाएं, ये तो मैंने ग्राफ से आपको दिख रहा है कि वर्टिकल एसिम्प्टोट है और इसका कोई हॉरिजॉन्टल नहीं है। अगर हम डेफिनेशन से जाएं तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट क्या होता है? लिमिट एज एक, अभी अलजेब्राइक कर्व तो है नहीं, हाईएस्ट कोएफिशिएंट की तो कोई बात नहीं है, तो मुझे ये देखना है कि लिमिट एज एक्स गोज टू इंफिनिटी लॉग एक्स क्या है? इंफिनिटी है, और एक्स गोज टू माइनस इंफिनिटी, इसका कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि एक्स नेगेटिव नहीं होगा, तो हमें ये देखना ही नहीं है। तो यहाँ मुझे कुछ मिला ही नहीं। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट क्या होता है? अगर ये वैल्यू b दे देता तो y इक्वल टू बी एसिम्प्टोट, लेकिन मेरे को तो b मिला ही नहीं है कोई रियल वैल्यू, तो मेरे के पास यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट नहीं है। और जब हम वर्टिकल एसिम्प्टोट की बात करें तो लिमिट एज x गोज टू एज x गोइंग टू a प्लस की बात करते हैं, तो ये कौन सा है? 0 प्लस f ऑफ x क्या है? तो वर्टिकल एसिम्प्टोट में यही तो चाहिए, लिमिट एज एक्स गोज टू a प्लस मिल जाए या a माइनस, मुझे कोई a चाहिए सर जब f ऑफ x की लिमिट कुछ प्लस माइनस इन्फिनिटी हो जाए, तो मुझे a क्या मिल रहा है? 0। तो मेरा x की वैल्यू क्या है? 0। दिस इज माई y एक्सिस। तो ग्राफ से भी पता चलता है हमें, और ये वाली प्रॉपर्टीज सब कुछ रिलेटेड है, ऑब्वियसली ये सब ग्राफ से ही आता है, ठीक है। तो इसके सिर्फ एक वर्टिकल एसिम्प्टोट होगा विच इज x इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करती है। तो ऐसे ही आपकी बुक में tan इनवर्स x है, उसका ग्राफ बना के देखना। tan x तो सबको निकालना आता है, tan अगर मैं आपको बोलूं tan y इक्वल टू tan इनवर्स x, tan की वैल्यू आपको पता, तो tan इनवर्स की वैल्यू भी आपको पता है। इसकी ग्राफ बना के देखना क्या होगा, ठीक है। ग्राफ बनाओगे, ये चीजें ग्राफ से ज्यादा दिखेंगी रादर देन आप ऐसी लिमिट लगा रहे हो। लिमिट लगाने का मतलब ये है कि आप कहीं ग्राफ से देख रहे हो कि क्या हो रहा है, ओके। तो कोई डाउट? नो मैम।